प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति, इसकी शक्तियाँ और वास्तविक स्थिति। प्रधानमंत्री के संदर्भ में मैं आज आपको ये 4 बातें बतलाऊंगा। आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है भाई, अगर आपने आज का व्याख्यान ठीक से समझ लिया, मैं विश्वास से कहता हूँ संपूर्ण फ्रांस के संविधान को आप इजीली इस एक ही वीडियो से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं समझाऊँ प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आपको उसी अनुरूप समझना है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि फ्रांस के संविधान की जो रीढ़ की हड्डी है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, मैं उसको समझाऊंगा और ये समझने के बाद में शेष कुछ रहेगा ही नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति, शक्तियाँ और वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन, इनकी चर्चा करें उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। क्या भाई, पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश की राज व्यवस्था को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं। अर्थात राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। चूँकि राज्य अमूर्त होता है, सरकार मूर्त होती है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़कर न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। न्यायपालिका की बच गए सरकार के 2 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। यस, अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध किस प्रकार के होंगे, इस आधार पर पूरी दुनिया में 2 प्रकार के प्रतिमान होते हैं। एक संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी है ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन मैं फ्रांस के लिए बनाया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित होती हैं। आप थोड़ा समझें। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के साथ में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन करा सकती है। मतलब दोनों का कार्यकाल भी अनिश्चित होगा। यहाँ किसमें? संसदात्मक शासन प्रणाली में। अब आप देखेंगे ये लक्षण भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है कि नहीं? ब्रिटेन में और भारत में शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमानों को अपनाया गया है। यस, एक बात। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्यारे विद्यार्थी समझेंगे, इसके बाद उसको समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? चूंकि सरकार के 2 अंगों के आपसी संबंधों के आधार पर ही बता रहा हूं मैं, न्यायपालिका की स्वतंत्र स्थापना कर दी जाती है पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में। अपवाद की बात अलग है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं होती हैं। जैसा कि अमेरिका में क्या होता है, यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
इसी के साथ में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन नहीं करा सकती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। मतलब दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। समझ रहे हैं ना। अब ये मुख्यतः दो मॉडल होते हैं, दो प्रतिमान हो गए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। परंतु स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में क्या किया गया है, ना शुद्ध संसदात्मक प्रतिमान है ना शुद्ध अध्यक्षात्मक प्रतिमान है, बल्कि स्विट्जरलैंड में भी, स्विट्जरलैंड का संविधान मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फ्रांस के अंतर्गत भी दोनों ही प्रणालियों का, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया है। जैसे कि मैं फ्रांस की बात बोल रहा हूँ, अब CF स्ट्रॉन्ग ने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की संज्ञा दी है। किसने? CF स्ट्रॉन्ग ने। नोट करें, CF स्ट्रॉन्ग ने अर्ध, नाम से स्पष्ट, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की संज्ञा दी है। मतलब फ्रांस में ना तो शुद्ध संसदात्मक प्रणाली है ना शुद्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, बल्कि यहाँ दोनों का मिश्रण किया गया है। संसदात्मक प्रतिमान और अध्यक्षात्मक प्रतिमान का फ्रांस में क्या किया गया है? मिश्रण किया गया है। अब ये मिश्रण किस रूप में किया गया है, आइए इधर डायग्राम से समझाएंगे। अब आपको समझ गए पीछे तक? अब समझे भाई, कार्यपालिका हो गई, ये व्यवस्थापिका हो गई, ठीक है। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम स्पेशली। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो चतुर्थ गणतंत्र था, चूंकि हम जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं पंचम गणतंत्र है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया। हम जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं वह पंचम गणतंत्र के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ है, जिसमें 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय और प्रस्तावना है। चतुर्थ गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र थी वो संसद थी, व्यवस्थापिका थी, पहले तो ये ध्यान देंगे। और पंचम गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का केंद्र कार्यपालिका को बनाया गया है। पहले तो ये नोट करेंगे, किसको बनाया गया है? कार्यपालिका को। पंचम गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का केंद्र कार्यपालिका को माना गया है। परंतु यहाँ पंचम गणतंत्र में ये बात सत्य है कि कार्यपालिका शक्ति के दो केंद्र माने गए हैं पंचम गणतंत्र में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। परंतु यहाँ वास्तविक शक्तियां सैद्धांतिक रूप में और व्यवहार में भी उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री के बनिस्पत राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। आपको ऐसी विचित्र स्थिति दुनिया में बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। मतलब भारत की बात करते हैं तो आप देखिएगा प्रधानमंत्री का पद भी है, राष्ट्रपति का पद भी है, तो इसका मतलब दोनों पद हैं, तो ये संसदात्मक प्रणाली का लक्षण हो गया है फ्रांस में। अच्छा, अब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वास्तव में व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, और नहीं भी हैं तो 6 महीने में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सदस्य नहीं है, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण हो गया, समझे। उसके बाद में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, और व्यवस्थापिका वहाँ 2 सदनी है। प्रथम सदन का नाम राष्ट्रीय सभा है और दूसरा सीनेट है। तो ये सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगी व्यवस्थापिका के प्रति, संसद के प्रति। और इसके बाद में अब जो उत्तरदायित्व की बात आती है तो उत्तरदायित्व का लक्षण किसका है? संसदात्मक प्रणाली का है। इसके बाद में व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय सभा प्रथम सदन निंदा प्रस्ताव ला सकती है, किसके विरुद्ध? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के विरुद्ध। लेकिन निंदा प्रस्ताव लाना आज इतना आसान नहीं है, बल्कि इसको बहुत कठोर बना दिया गया है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ तो आप सिर्फ ये समझेंगे कि भाई फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रतिमानों का समन्वय किया गया है। तो आप स्वयं देखेंगे यहाँ कि अध्यक्षात्मक का लक्षण तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है, जबकि संसदात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री को शक्ति दी जाती हैं। ठीक है, सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रपति को दी जाती हैं। जैसे भारत की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हो गया, और ब्रिटेन की बात करेंगे चूंकि वहां पर राजतंत्र है तो राजा का पद हो गया।
परंतु फ्रांस के पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई है। शक्ति के केंद्र कार्यपालिका के दो ही माने गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। अब इसलिए इसको अर्ध अध्यक्षात्मक कहा जाता है, एक बात। दूसरा, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं है, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण होगा। ये अध्यक्षात्मक का होगा, ये अध्यक्षात्मक का होगा। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होंगे, ये किसका होगा? संसदात्मक प्रणाली का लक्षण हो गया। निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ये किसका लक्षण हो गया? संसदात्मक प्रणाली का हो गया। बाकी और ढेर रूप आते हैं, लेकिन मैंने केवल संकेत दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रतिमानों का समन्वय किया गया। बस ये समझेंगे आप, आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे बढ़ें, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, यस। इसके बाद में एक विद्वान है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम पूछ भी लिया जाता है, एसी फाइनर। मैंने शॉर्ट में लिखा है फाइनर ही, बाकी आप लिखेंगे एसी फाइनर। फाइनर क्या कह रहे हैं कि भाई पंचम गणतंत्र में, चूंकि हम किस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं? पंचम गणतंत्र का, जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू है। 4 अक्टूबर OCT अक्टूबर 1958 को लागू है, जिसमें 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना है। ठीक है भाई, प्रेम बल उद्देशिका। फाइनर कह रहे हैं कि पंचम गणतंत्र में, मैंने शॉर्ट में लिखा, संक्षेप में मैं समझाऊंगा। पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। फाइनर कह रहे हैं कि पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। मतलब पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका के शक्ति के जो दो केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बनिस्पत बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। ये सत्य है। किसने कही बात? फाइनर ने। आगे बढ़ते हैं। विलक्षण कार्यपालिका दोनों का समन्वय, ये बात मैंने आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दी है। ये तो मैंने इसलिए नोट किया है कि आप थोड़ा व्यवस्थित रूप में अपने नोट्स बना सकें। तो नोट करें यहाँ, विलक्षण कार्यपालिका दोनों का समन्वय। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस की जो कार्यपालिका है बड़ी विलक्षण है, विचित्र है, अनूठी है, निराली है। क्यों? क्योंकि दोनों का समन्वय। दोनों का समन्वय का मतलब भाई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो ही तो प्रतिमान उभरते हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो फ्रांस में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या संसदात्मक प्रतिमान और अध्यक्षात्मक प्रतिमान, इन दोनों का समन्वय किया गया। कैसे किया गया? ये सारी बातें मैंने यहाँ समझा दी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति और पदच्युति। अब ध्यान दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें, अनुच्छेद 8 में कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 92 अनुच्छेद हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान 92 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और इसके बारे में ध्यान देंगे, विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। मतलब यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है उसे व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त करने की कतई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य नहीं है, और सदस्य हैं तो भी इनको यहाँ से फिर पद छोड़ना पड़ेगा। ध्यान देंगे, मैंने यहाँ लिखा विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं। किसका विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं? व्यवस्थापिका संसद का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। मतलब बहुमत की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त करना जरूरी है, अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो डेफिनेटली उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पद छोड़ना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ध्यान दें, विश्वास प्राप्त करना आवश्यक नहीं। इसके बाद में आगे चलते हैं, संसद का सदस्य नहीं हो सकता। क्या है इसका मतलब? प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका मतलब संसद का सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हो सकते। ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण होगा मेरे भाई। आगे इसके बाद में ये पदच्युत भी कर सकता है। अब ध्यान देंगे, संसद का सदस्य नहीं हो सकता और पदच्युत भी कर सकता है। कौन? ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में यहां पर जो राष्ट्रपति होता है, ध्यान देंगे, त्यागपत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। ये मैंने लिखा है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। कौन? प्रधानमंत्री। और इसके बाद में वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री होता है उसे
पद से हटाया भी जा सकता है। किसे? प्रधानमंत्री को पद से हटाया भी जा सकता है। निंदा प्रस्ताव राष्ट्रीय, ध्यान देंगे, निंदा प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के द्वारा लाया जाएगा। निंदा प्रस्ताव मतलब पद चयित भी कर सकता है। किसको? प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? निंदा प्रस्ताव, ये मैंने यहाँ नोट भी किया, निंदा प्रस्ताव ला सकती है व्यवस्थापिका, राष्ट्रीय सभा लाएगी। राष्ट्रीय सभा जो कि फ्रांस की संसद का प्रथम सदन है, दूसरा सदन सीनेट, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना फ्रांस में। तो राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव लाएगी। लेकिन ये निंदा प्रस्ताव लाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कैसे कठिन? कि राष्ट्रीय सभा के 1/10 सदस्यों का समर्थन निंदा प्रस्ताव जो होता है उसके पक्ष में होना चाहिए। मतलब निंदा प्रस्ताव के पक्ष में राष्ट्रीय सभा के 1/10 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ जो ये निंदा प्रस्ताव है भाई, ये प्रस्ताव रखने के बाद में 48 घंटे के बाद ही उस पर मतदान होना जरूरी है। कि क्या लिखा मैंने? 48 घंटे बाद ही उस पर मतदान होना जरूरी है निंदा प्रस्ताव के ऊपर। ये निंदा प्रस्ताव यहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत मिल जाने पर ही स्वीकृत समझा जाएगा। अब जो ये निंदा प्रस्ताव रखा गया है, इसको यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में स्वीकृत समझा जाएगा और उसके बाद में निश्चित रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री को पदच्युत भी किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वास्तविक रूप में सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके बाद में अगली बात लेते हैं प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ। अब ये तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई फ्रांस में चूंकि हम कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री की चर्चा करें चाहे राष्ट्रपति की चर्चा करें तो दोनों कार्यपालिका में आएंगे। विचित्र कार्यपालिका फ्रांस में। अब चूंकि हम प्रधानमंत्री की शक्ति की बात कर रहे हैं तो वास्तव में चाहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, भाई व्यवस्थापन, कार्यपालन, वित्तीय, ये 3 कार्य ऐसे जो किसी न किसी रूप में किए ही जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शक्ति आती है वह कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई प्रधानमंत्री के द्वारा किसी न किसी रूप में, मंत्री परिषद के द्वारा किसी न किसी रूप में कानूनों की क्रियान्विति की जाएगी, डेफिनेटली की जाएगी, क्योंकि कार्यपालिका का काम ही क्या है? व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी उनकी क्रियान्विति करेगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों का रोल होगा, लेकिन महत्वपूर्ण रोल होगा राष्ट्रपति का। परंतु फिर भी प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक रूप में नीति का निर्धारण किया जाता है। देखेंगे यहाँ नीति का निर्धारण करता है और फिर उन नीतियों को कार्य रूप भी दिलवाने में योगदान देते हैं। कौन? मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री। ये है बात अनुच्छेद 20 में कही गई है, नोट करेंगे। इसके बाद में वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री होता है वह नियुक्ति से संबंधित कार्य भी करता है। जैसे जितने भी सैनिक और असैनिक अधिकारी होते हैं उनके पदों पर नियुक्ति भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बस मूल बात इसमें ये ध्यान रखना, नीति का निर्धारण भी करता है और नीतियों का कार्य रूप भी देता है कौन? प्रधानमंत्री। परंतु यहाँ ये ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप में भी शक्तिशाली है, संवैधानिक शक्तियाँ दी है और व्यवहार में भी वो शक्तिशाली हो गया है। इसलिए फ्रांस में राष्ट्रपति पद की तुलना अन्य संस्थाओं से करते हैं। अन्य संस्थाएं मतलब फ्रांस में संसद अर्थात व्यवस्थापिका, संवैधानिक परिषद है, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, और इसी के साथ में हम कहें कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से भी यदि तुलना की जाती है तो तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रपति का पद सबसे शक्तिशाली है। मतलब अन्य सभी संस्थाएं राष्ट्रपति पद के सामने फीकी हैं, कमजोर हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ? तो ध्यान देंगे। व्यवस्थापन कार्य दूसरा, व्यवस्थापन कार्य। व्यवस्थापन का मतलब होता है कि भाई किसी न किसी रूप में ये है विधि निर्माण संबंधित कार्य भी करता है, डेफिनेटली करते हैं। पूरी दुनिया में जो कार्यपालिकाएं होती हैं वो विधि निर्माण संबंधित कार्य करती हैं। वैसे कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में हम ये कहेंगे कि संसदों के दिन लद चुके हैं, व्यवस्थापिकाएं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, उनका पतन होता जा रहा है और कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है। तो यह बात फ्रांस पर भी लागू होगी।
अब व्यवस्थापन कार्य में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापन कार्यों को समझें उससे पहले ये देंगे कि जो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं वो व्यवस्थापक अर्थात संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको पहले ध्यान रखना, इसके सदस्य नहीं होंगे। और इसके बाद में सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विरुद्ध व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रधानमंत्री होता है उसका कार्य क्या होगा यहाँ कि संसद का विशिष्ट सत्र आमंत्रित कर सकता है, यदि आवश्यकता हुई तो संसद का विशिष्ट, वी का मतलब विशिष्ट सत्र आमंत्रित कर सकता है। और इसके बाद में वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री होता है वह विधायी मामलों को संसद के सामने ला सकता है कि भाई इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। ये बात तय है कि संसद को संदेश राष्ट्रपति देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को भी किसी न किसी रूप में गौर किया जाता है, अमल किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ये व्यवस्थापन कार्य होगा, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तीसरा है संवैधानिक कार्य, संवैधानिक बोल दें, संवैधानिक कार्य। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, एग्जाम पूछ ली जाती है इससे संबंधित बात। देखो भाई, प्रधानमंत्री के द्वारा संवैधानिक कार्य क्या किए जाते हैं, मैंने संक्षेप में लिखा है। एक तो संधि से संबंधित है, संधि समझें, वैसे तो देखें तो देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में वास्तव में संधि के संदर्भ में प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है कि अगर प्रधानमंत्री को लगे कि अन्य देशों से जो संधियां की गई हैं राष्ट्रपति के द्वारा कर ली जाए, व्यवस्थापिका अनुसमर्थन करती है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगे कि जो संधि की गई है वह वास्तव में देश हित में नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो संधि की गई है उन संधियों की व्याख्या, क्या बोल रहा हूं, उन संधियों की व्याख्या मैंने लिखा सपरि, मतलब संवैधानिक परिषद से कराएगी। संवैधानिक परिषद के पास में इस मामले को भेज दिया जाएगा कि वो देखें कि जो ये संधि की गई है वह संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री उन संधियों की व्याख्या कराने के लिए संवैधानिक परिषद नामक संस्था के पास में भेजी जाएगा, जो कि वास्तव में चुनाव से संबंधित कार्य करती है। और हम ये कहेंगे कि कानून की व्याख्या से संबंधित कार्य भी संवैधानिक परिषद करती है, जो कि एक विचित्र संस्था है। मैंने इसके बारे में पिछले जो लेक्चर थे उनमें सब बता दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला जो कार्य वो क्या है कि निजी सदस्य का प्रस्ताव या संशोधन विधि निर्माण क्षेत्र में नहीं आता तो सरकार उसे नियम विरुद्ध घोषित करने की मांग कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार का मतलब यहाँ क्या लिया जा रहा है, सरकार का मतलब केवल कार्यपालिका से लिया जा रहा है, और वह भी विशेषकर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। ये ध्यान देंगे, फ्रांस में ये विचित्र बात है, शक्तिशाली राष्ट्रपति है लेकिन सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से ही लिया जा रहा है, ये भी नोट करना है। तो निधि सदस्य का प्रस्ताव या संशोधन विधि निर्माण क्षेत्र में नहीं आता तो सरकार उसे नियम विरुद्ध घोषित करने की मांग कर सकती है। कौन, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद नियम के विरुद्ध घोषित करने की मांग करेंगे। क्या भाई, निधि सदस्य का कोई प्रस्ताव रखा जा रहा हो या संशोधन या कोई भी संविधान संशोधन हो तो विधि निर्माण के क्षेत्र में नहीं आता तो सरकार उसे नियम विरुद्ध घोषित करने की मांग कर सकती है। ये शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास में है, इसलिए इसे संवैधानिक कार्य कहते हैं। और चौथा है वित्तीय कार्य। डेफिनेटली पूरी दुनिया की बात करेंगे तो हम बजट, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहा जाता है। बजट बुजट शब्द से निकला है, बुजट का मतलब वो थैला खोला गया। अब ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, सारी बातें बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा केवल बजट के ऊपर। बजट उसके अंतर्गत बताएंगे कि ये बुजट शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है इसका भावार्थी, सारी बातें बजट नाम का टॉपिक होगा, उसे में बताऊंगा मैं। तो वित्तीय कार्य, देखो भाई पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं वित्त से संबंधित कार्य करती हैं। तो फ्रांस के अंतर्गत चूंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका में तो आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शक्तिशाली है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा वास्तविक रूप में वित्तीय कार्य भी किया जाता है। कैसे किया जाता है मैंने यहाँ नोट किया है।
बजट मंत्री परिषद बनाती है, ध्यान देंगे। अरे भाई बजट मंत्री परिषद ही बनाती है। भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मंत्री परिषद का ही कार्य है ये है। ब्रिटेन में जाएंगे तो मंत्री परिषद का ही कार्य है ये। तो डेफिनेटली हम यदि इस कार्य को देखें तो पूरी दुनिया में ही वास्तव में बजट से संबंधित जो कार्य होता है वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो फ्रांस के अंतर्गत बजट मंत्री परिषद बनाती है। बजट किसे कहते हैं? आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, जो प्रारूप होता है उसे बजट कहा जाता है। ठीक है भाई। बजट मंत्री परिषद बनाती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद में प्रेषित करता है। राष्ट्रीय परिषद में प्रेषित करता है। इसका क्या मतलब हुआ? बजट मंत्री परिषद बनाती है, ये मंत्री परिषद होगी, बजट बना रही है, आय व्यय का ब्यौरा तैयार कर रही है कौन? मंत्री परिषद। उसके बाद मैंने लिखा है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद में प्रेषित करता है, अर्थात ये मंत्री परिषद तैयार कर रही है बजट को, आय व्यय के ब्यौरे को, और उसके बाद में प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में दो सदन हो गए, राष्ट्रीय सभा और सीनेट, तो किसके सामने प्रेषित करेगी? राष्ट्रीय सभा, प्रथम सदन। फ्रांस की संसद का प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा है और द्वितीय सदन सीनेट है। तो राष्ट्रीय सभा के सामने इसे प्रेषित या प्रस्तुत किया जाएगा। अब क्या होगा आगे? इसके बाद में वास्तविक रूप में जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परिषद में बजट को प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करने के बाद में 70 दिनों के अंदर जो अवकाश है उनको हटा देंगे। 70 दिनों के अंदर संसद के द्वारा उसे स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए। और यदि संसद ने 70 दिनों के अंदर उस बजट को स्वीकार नहीं किया तो फ्रांस में ये नियम है कि फिर उसके बाद में अध्यादेश के द्वारा उसे लागू कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में फ्रांस में ही ऐसी व्यवस्था है। जितने भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश है कहीं पर भी आपको ये बात नहीं देखने के लिए मिलेगी, केवल फ्रांस में है ये, कि अगर 70 दिनों के अंदर उसे स्वीकार नहीं किया बजट को तो उसके बाद में अध्यादेश से लागू कर दिया जाएगा। बाकी अन्य देशों में देखें अलग अलग व्यवस्थाएं मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि उसको लागू कर दिया जाएगा, हरगिज नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक संसद उसे स्वीकृति नहीं देगी तब तक कार्यपालिका एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती। भारत की बात देखिएगा, भारत में एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती जब तक कि संसद उसे स्वीकृति नहीं देती। और अस्वीकृति का मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में 70 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद में अध्यादेश के द्वारा उसे लागू कर दिया जाएगा बजट को। परंतु यहाँ ध्यान देंगे, पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश उसमें ये प्रावधान नहीं है, परंतु फ्रांस में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फ्रांस में जानबूझकर ऐसा किया गया। किस लिए किया गया? कि सरकार को संसद असहाय नहीं बना दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद कार्यपालिका माते, और मैंने आपको पहले कह दिया सरकार का मतलब यहाँ क्या है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद। तो ये जो संसद है ये इसको किसी भी रूप में कमजोर नहीं बना दे, इसलिए यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि 70 दिन का समय दिया जाता है। 70 दिन में यदि स्वीकृति नहीं देते तो अध्यादेश के द्वारा बजट को लागू कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि सरकार को संसद असहाय नहीं बना दे। सरकार को, ये कार्यपालिका सरकार, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सरकार को जो ये व्यवस्थापिका है ऐसा है नहीं बना दे, इसलिए फ्रांस में ये व्यवस्था की गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उसमें आपको ये प्रावधान कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल फ्रांस में। चलिए इसके बाद में लेते हैं प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन क्या है? किसकी? प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है? अब ये सारी शक्तियाँ देख ली, नियुक्ति वगैरह जो भी है सब देख ली, उसके बाद में वास्तविक स्थिति क्या है तो ध्यान देंगे। वास्तविक स्थिति के बारे में सीजफ्रायड कहते हैं, एक विद्वान है सीजफ्रायड, कि नए संविधान में मंत्रीगण राष्ट्रपति के लिपिक तथा प्रधानमंत्री प्रधान लिपिक है। अब समझे इसको, नए संविधान में मंत्रीगण राष्ट्रपति के लिपिक, ये मंत्रिपरिषद मंत्रीगण राष्ट्रपति के लिपिक तथा प्रधानमंत्री प्रधान लिपिक, और जो प्रधानमंत्री इसका प्रधान लिपिक है। मैंने पहले कह दिया था कि पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है, शक्ति का वास्तविक केंद्र राष्ट्रपति है। इसलिए जो ये सीजफ्रायड हैं ये कह रहे हैं कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति क्या है? लिपिक है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रधान लिपिक है। क्लियर। इससे आप समझ गए होंगे कि वास्तविक रूप में शक्ति का जो केंद्र है वो राष्ट्रपति ही है।
क्या कहा है मैंने? राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आप ये सारी बातें देखेंगे कि क्यों है ये शक्ति का केंद्र। मैंने सब बातें समझा दी हैं। अब इसके एक्चुअल पोजीशन देखते हैं हम 3 बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु है संसद के संदर्भ में स्थिति। आप ध्यान देंगे संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है? ये व्यवस्थापिका संसद होगी, ये आपका प्रधानमंत्री होगा। तो संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की स्थिति है। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है संसद का सदस्य नहीं होता है। मैंने पहले यहाँ भी नोट कर दिया, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, और यदि सदस्य है तो भी वहाँ से उसको पद छोड़ना पड़ेगा, सदस्य नहीं है। और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं उसे संसद के विश्वास मत की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनको यहाँ बहुमत की विश्वास मत प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य नहीं है और विश्वास की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान देंगे। इसके बाद में वास्तविकता क्या है यहाँ कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री होता है वह सामूहिक रूप में मंत्री परिषद सहित सामूहिक रूप में राष्ट्रीय सभा अर्थात संसद का जो प्रथम सदन है राष्ट्रीय सभा, दूसरा सीनेट है, तो राष्ट्रीय सभा के प्रति क्या होगा? ये उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप में। परंतु वास्तव में जो राष्ट्रीय सभा होती है संसद का जो प्रथम सदन है, ये प्रथम सदन है जिसे कि निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। राष्ट्रीय सभा वास्तव में प्रधानमंत्री को पद चयनित भी कर सकती है। किसके आधार पर? निंदा प्रस्ताव के आधार पर। कितना क्या कुछ चाहिए सब बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है मंत्री परिषद के संदर्भ में। अब मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है ये भी देखेंगे कि वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का स्वामी नहीं होता है। जैसे कि भारत में है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का स्वामी है, समकक्षों में प्रथम है। ब्रिटेन में भी यही बात देखने के लिए मिलेगी आपको, मंत्री परिषद का स्वामी होता है, समकक्षों में प्रथम होता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। क्या कि पहली बात तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का स्वामी नहीं होता है, अगली बात ये समकक्षों में प्रथम भी नहीं है। एक्चुअली है ये वास्तविक स्थिति है, बराबर है ये। और इसके बाद में ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद के निर्माण, मैंने लिखा है मंत्री परिषद, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मंत्री परिषद के निर्माण, मंत्री परिषद का संचालन और मंत्री परिषद के संहार में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। अर्थात प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में मंत्री परिषद के निर्माण, संचालन और उसको समाप्त करना, संहार में स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है। पूरा अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रपति का रोल होता है। राष्ट्रपति से परामर्श किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के निर्माण, संचालन और संहार में भी जो स्थिति होती है कमजोर है। मैंने यहाँ लिखा पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव है, मतलब स्थिति कमजोर है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति की सहमति किसके बारे में? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना हो, संचालन करना हो, उसको समाप्त करना, संहार करना हो, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्र रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है राष्ट्रपति के संदर्भ में स्थिति। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है ये आपके सामने है कि कार्यपालिका शक्ति के 2 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और हम देखें तो वास्तव में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है और व्यवहार में भी राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। फिर मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्रपति केंद्र मतलब वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र कार्यपालिका को माना है, उस कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका के 2 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, परंतु वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को इस शक्ति का केंद्र माना गया है। अगली बात है प्रधानमंत्री उसका सहायक है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पंचम गणतंत्र में ये बात सत्य है। मैंने यहाँ लिखा है पंचम मतलब पंचम गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का केंद्र कार्यपालिका को माना है और कार्यपालिका में शक्ति के 2 केंद्र है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। परंतु वास्तव में यहाँ राष्ट्रपति को शक्ति का केंद्र माना गया है, जबकि प्रधानमंत्री को इसके सहायक माने गए। मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति का सहायक माना गया है। मतलब डेफिनेटली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का केवल सहायक है बस।
वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। अब क्यों है, कैसे है, ये राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, इन दोनों बातों के ऊपर मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं क्रमबद्ध रूप में चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इसका क्या मतलब है कि कार्यपालिका शक्ति के 2 केंद्र हैं। मतलब इस तीसरे बिंदु में आएंगे ये बातें कि राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की स्थिति है, तो आप नोट करेंगे कार्यपालिका शक्ति के 2 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ देखते हैं हम तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति शक्तिशाली है। राष्ट्रपति की शक्ति के सामने अन्य जितनी भी संस्थाएं वो सब कमजोर है, फीकी हैं। अन्य सभी संस्थाओं का मतलब स्वयं प्रधानमंत्री भी आ गया, व्यवस्थापिका मतलब संसद भी आ गई, संवैधानिक परिषद भी आ गई और न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद भी आ गई। ये सब संस्थाएं राष्ट्रपति पद के सामने कमजोर हैं, फीकी हैं, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आप इन 3 बिंदुओं के माध्यम से ये बात समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह राष्ट्रपति के सामने बहुत कमज़ोर है। राष्ट्रपति वास्तविक रूप में केवल एक सहायक के रूप में है। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के एक सहायक के रूप में है? फिर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री केवल एक सहायक है। फिर से कह रहा हूँ इसको मैं भाई, वास्तव में जब प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति देखेंगे तो राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री केवल एक मुख्य लिपिक के रूप में है, एक सहायक के रूप में। शक्ति का वास्तविक केंद्र राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन, संचालन, संहार, समापन कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ में चाहे संसद की बात आए, चाहे मंत्री परिषद की बात आए, चाहे राष्ट्रपति की बात आए, 3 बातों के संदर्भ में देख रहे हैं हम, राष्ट्रपति ही शक्तिशाली दिखाई देता है। इसलिए वास्तव में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है और राष्ट्रपति के सामने अन्य सभी संस्थाएं, फिर से बोल रहा हूँ, अन्य सभी संस्थाएं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, संवैधानिक परिषद, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, ये 5 राष्ट्रपति पद के सामने कमज़ोर है, फीकी है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, शक्तिशाली है, राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। ये हो गया फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति, शक्तियाँ और इसकी वास्तविक स्थिति। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।